औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैर से होंगे और बेटा अपनी ज़िंदगी में खुश खुरम अंदाज से मसरूफ़ होंगे। बेटा आज लेक्चर नंबर 3 है क्लास 10 मैथमेटिक्स का। प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगी, प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगी, और कुछ छोटे छोटे मायने से कॉन्सेप्ट्स जो इक्वेशंस के अंदर यूज़ होने हैं उन पर हमने बात की थी। तो इसी से आगे हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चे मेजरली हम जिस पर बात करेंगे आज के लेक्चर में वो है फैक्टराइजेशन, कि मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन क्या होती है, ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट्स को कुछ हम डील करेंगे। फैक्टराइजेशन को आप क्लास 9 के यूनिट नंबर 5 में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें फैक्टराइजेशन का बहुत ज़्यादा हिस्सा बताया गया है, लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में हैं, क्लास 10th के अंदर भी फैक्टराइजेशन के जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं पहले हम उनको देखेंगे, और जो इजाफी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्वेश्चंस में इंशाल्लाह समझेंगे। ठीक है बच्चे, जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिंपल प्रॉब्लम्स को, कि अगर सिंपल प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करनी हो फैक्टराइजेशन के ज़रिए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि मैथमेटिक्स के अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड क्या होता है और आप नंबर्स को मिड टर्म के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं। बुक के लिहाज से बच्चों बात की जाए, ये आपका आर्टिकल नंबर 1.2 से लेक्चर लिया जा रहा है फैक्टराइजेशन। आर्टिकल 1.2 दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक फैक्टराइजेशन पर, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर पर। इंशाल्लाह कंप्लीटिंग स्क्वायर पर बात आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। आज के लेक्चर में जस्ट हम देखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अब बच्चे देखिएगा फैक्टराइजेशन, फैक्ट 1 देखते हैं हम इसका। बच्चे सपोज करें एक टर्म लिखी हुई है ब्लू के अंदर, एक टर्म लिखी हुई है आपके पास रेड के अंदर, और जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपके पास आ रहा है 0। जब भी इस तरह की कंडीशन बन जाए इक्वेशन के अंदर कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई होने से आपके पास रिजल्ट में यहाँ पर 0 आ रहा हो, तो ये टर्म्स नहीं कहलाती, ये आपके पास कहलाती हैं फैक्टर्स। ठीक है, ये टर्म्स जो सी हैं इस इक्वेशन के फैक्टर्स कहलाएंगे जब क्या हो कि इक्वेशन की एक तरफ आपके पास क्या हो 0। इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हम बहुत सी क्वेश्चंस को, बहुत सी इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिएगा हम क्या करें, अगर ये रेड वाली जो आपके पास फैक्टर लिखा हुआ है इसको रखें 0 के इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास एक आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन में से। इसी तरह अगर हम क्या करें, इस ब्लू वाली टर्म को 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, एक सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। इसी को हम क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। देखिएगा x-2 रेड में लिखा हुआ है, x-3 ब्लू में लिखा हुआ है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी हुई है। हमें पता है कि जब भी इक्वेशन के एक तरफ 0 आ जाए और दो टर्म्स इस तरह कर कर लिखी हुई हो तो वो फैक्टर कहलाती हैं। और फैक्टर जब कहलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों फैक्टर को एक एक कर कर 0 के इक्वल रखते हैं और हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर आंसर क्या आएगा, x की वैल्यूज़ आएंगी। अगर मैं क्या करता हूँ, x-2 को 0 के इक्वल रखता हूँ। अब x-2 को मैंने 0 को इक्वल रखा है, मुझे x की वैल्यू चाहिए। -2 बराबर किस तरफ है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +2, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं x-3 इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, यहाँ पर -3 बराबर की दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, ये +3, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपके पास एक सिंपल सा सोल्यूशन आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को आप इस तरह लिख सकते हो, वन साइड ऑफ इक्वेशन जस्ट 0। अगर एक इक्वेशन की जो साइड है वो सिर्फ 0 हो, देन अदर साइड कंटेन फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। तो जो दूसरी साइड होती है वो फिर फैक्टर्स होते हैं उस इक्वेशन के। ये कॉन्सेप्ट देखिएगा ज़रा। अगर क्या हो जाए, इफ़ टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो एंड इट्स रिजल्ट इज 0, और उसका जो रिजल्ट आ रहा हो वो 0 आ रहा हो, देन इट्स मीन एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ द फैक्टर इफ 0। इसका मतलब है कि उन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसको समझिएगा ज़रा, इसको कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर ये देखिए, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ रहा है 0, वो कहने के कंफर्म है कि उन दोनों में से एक वैल्यूज़ क्या होगी, 0 होगी। अगर ये देखिए x का एक आंसर आ रहा है मेरे पास 2,
अगर मैं x का इस आंसर को 2 को यहाँ पर भी पुट करूँ और यहाँ पर भी पुट करूँ, यहाँ पर भी मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 2 लिखता हूँ, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। रेड वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म आपके पास क्या आ जाएगी -1, तब भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ x के इस आंसर को पकड़ता हूँ। अगर मैं x के इस आंसर को पकड़ दूँ कि यहाँ पर आया है 3, अगर मैं अब इसको यहाँ पर 3 पुट करता हूँ और यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, इस बार यहाँ पर +1 आ जाएगा और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो दूसरी वाली साइड है जहाँ पर आपके पास टर्म्स लिखी हुई है वो टर्म्स नहीं फैक्टर्स हैं। इसको आप कहते हो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है कि इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। आगे क्वेश्चन में बहुत यूज होनी है। तो शुरू करते हैं आगे। अब बच्चे हम ना कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे x के -16 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 16, क्या 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, यानी x स्केयर -4 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब a स्केयर -b स्केयर का फॉर्मूला याद आ रहा है ये देखते ही। अब a स्केयर -b स्केयर क्या कहते हैं, a स्केयर -b स्केयर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। जब भी माइनस हो सेंटर में और साइड पर वैल्यूज के ऊपर क्या हो स्केयर, तो आप क्या करते हो उसे एक बार प्लस में लिख लेते हो, एक बार इसे माइनस में लिख लेते हो। तो क्या इसे मैं 4x-4 और x+4 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, और इक्वल टू 0। तो वो देखे प्रॉपर्टी आ गई नहीं, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। वो कहती है कि जब भी ऐसा हो कि एक साइड बिल्कुल 0 हो और दूसरी तरफ ऐसी टर्म्स लिखी हुई हो, तो आप क्या करो, आपको अगर सोल्यूशन चाहिए यानी x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, एक टर्म को रखो 0 के इक्वल, यानी x-4 को अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, या -4 है बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +4, यानी आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आंसर। इसी तरह अगर आप क्या करते हो x+4 को रखते हो 0 के इक्वल, ये +4 है बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाता है -4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक आंसर -4 और दूसरा आंसर आपके पास आ जाएगा +4। तो देखिएगा हमने उस जीरो प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू कर दिया। इसी तरह एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा ज़रा, लिखा हुआ है 5x² इज इक्वल टू 30x। अब इसको कैसे सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब हमें x की वैल्यूज चाहिए होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है +30x यानी -30x। अगर मैं इसको बराबर की दूसरी तरफ ले आता हूँ यानी -30x हो जाएगा, यानी लिखा जाएगा 5x² -30x इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो x, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं x कॉमन लूँगा तो अंदर क्या रह जाएगा 5x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। ठीक है, अब वो देखेगा वही प्रॉपर्टी बन गई कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, x मल्टीप्लाई हो रहा है 5x - 3 से, तो आपके पास आ रहा है 0। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर अब ये ना देखिएगा कि जनाब यहाँ पर तो ये खाली x है, आप इसे टर्म क्यों कह सकते हो। बच्चों देखो ब्रैकेट के अंदर चाहे 5x - 30 लिखा हो या खाली 1 ही लिखा हो, दो टर्म्स तो कहलाएंगी ना, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही। इसी तरह चाहे यहाँ पर x हो या x - 3 हो या जो भी हो, वो टर्म ही कहलाएगी। तो जब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये टर्म नहीं फैक्टर्स हैं। तो मुझे आंसर अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, x को अगर मैं रखता हूँ 0 के इक्वल तो मेरे पास एक आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं 5x - 30 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो -30 है बराबर की तरफ दूसरी तरफ जाकर +30 हो जाएगा, और 5 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/5, 30/5। तो अगर आप 30 को तकसीम करते हो 5 से तो आपके पास क्या आ जाता है x इज इक्वल टू 6। तो इस तरह आपने उस सिंपल से लॉजिक को, सिंपल से क्वेश्चन को या सिंपल से कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए देखें क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, हम देखेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है। फैक्ट 2 है असल में ये, ax² - bx + c = 0 एक इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। अब हमने करना है इसको, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। अब बच्चों मिड टर्म ब्रेकिंग में करने से ये देखिएगा आपने करनी कैसे मिड टर्म ब्रेकिंग, आपने इस वाली टर्म को जो x के साथ होगी उसको लिख लेना है, फिर आपने इस दूसरी साइड वाली टर्म को यानी +c इसको लिख लेना है। फिर ये देखिएगा यहाँ पर जो साइन है उसको यहाँ पर उतार लो, ये तीनों चीज़ें तो आपने सेम एज इट इज़ लिख लेनी है। फिर
माइनस को मल्टीप्लाई करना है इस यहाँ पर वाले साइन से, यहाँ पर जो भी यहाँ प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई पे प्लस कितना होता है माइनस, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस। वो आपको आपने छोटी क्लासेस में ये टेबल पढ़ा होगा, ये टेबल देखिएगा ज़रा, प्लस मल्टीप्लाई पे प्लस इज इक्वल टू प्लस, इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करते हो प्लस से आपके पास आ जाता है माइनस, प्लस को मल्टीप्लाई करते हो माइनस से आपके पास आ जाता है माइनस। इसको सिंपल से याद कर सकते हो, अगर दोनों साइंस सेम होंगे तो प्लस आ जाएगा, दोनों साइंस अगर डिफरेंट होंगे तो माइनस आ जाएगा। जैसे प्लस प्लस दोनों साइन सेम है तो आपके पास प्लस आ गया, माइनस माइनस दोनों साइन सेम है तो आपके पास क्या आ गया प्लस। अब ये देखिएगा माइनस को मल्टीप्लाई करते हो प्लस से, दोनों साइन डिफरेंट है, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो आपके पास आ जाएगा माइनस, एक साइन प्लस है दूसरा माइनस है तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सेंटर में टर्म लिखनी है आपने वो टर्म्स लिखनी होंगी कि ये साइड में देखिएगा, अगर आप ये साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हो इस वाले नंबर से, साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जो टर्म आपके पास आए वो टर्म होनी चाहिए जो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। बात को समझिएगा, पहले देखिए आपने यहाँ पर जो भी टर्म लिखनी है, जैसे यहाँ पर कोई टर्म लिखनी है, यहाँ पर आपने कोई टर्म लिखनी है, यहाँ पर जो टर्म होगी यहाँ पर जो टर्म होगी, इन दोनों को ऐड करने से सेंटर वाली वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास वो आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो। मतलब कि अगर आप ये साइड वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो, जो वैल्यू आ रही है वो वही होनी चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रही हो। सेम एज इट इज़, अगर आप सम या डिफरेंस लेते हो, सम या डिफरेंस लेते हो तो आपके पास सेंटर वैल्यू बनती है, सेंटर वैल्यूज़ का अगर आप सम और डिफरेंस लेते हो इन टर्म्स का तो ये सेंटर वाली वैल्यू आ रही है। समझिएगा ज़रा इस कॉन्सेप्ट को, इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं, साइड नंबर्स मल्टीप्लाई, अगर ये आप साइड वाले नंबर जैसे ए और सी को मल्टीप्लाई करते हो तो ये बराबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ सेंटर वैल्यूज़। अगर आप ये देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यूज़ क्या हो रही है प्लस हो रही है, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, सॉरी अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ये जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू क्या हो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी ए और एक्स के ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर, यही आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग है। इसको हम ज़रा एक क्वेश्चन से समझते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह आपको। देखिएगा ज़रा, मिड टर्म ब्रेकिंग में एक क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बीस इज इक्वल टू 0। पहले तो क्या है, साइड वाली टर्म्स को पहले लिख लो, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहले मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर को लिख लेता हूँ, फिर मैं लिख लेता हूँ माइनस 20 को। ठीक है, अब फिर साइंस, ये वाला साइन जो यहाँ पर होगा उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेना है, फिर माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो आपके पास क्या आ रहा है प्लस, ये तो काम हो गया। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए कि जिनको माइनस करने से मेरे पास आ रहा हो एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या है ये साइड वाली वैल्यूज़, यानी 20 को मल्टीप्लाई माइनस 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स से तो माइनस 20 एक्स कह रहा है, यानी यहाँ पर वो नंबर्स होंगे इस जगह और इस जगह वो नंबर होगा जिसको ज़रब करने से मेरे पास वो वाली वैल्यू बनी है जो इन दोनों साइड वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आ रही है, और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास आ रही है सेंटर वाली वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5x यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर मैं रखता हूँ 4x, तो देखिएगा अगर मैं 4x को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 5x से तो मेरे पास क्या आ रहा है माइनस 20x, यानी 4x को ज़रब कर रहा हूँ 5x से तो आपके पास आ रहा है माइनस 20x, और तफरीक करने से माइनस करने से मेरे पास क्या आ रहा है माइनस x। तो यही तो बच्चों असल में क्या है मिड टर्म ब्रेकिंग। तो देखिएगा अगला स्टेप, इसको पहले ट्रिक से देख लीजिएगा, साइड ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, ये जो साइड ऑफ नंबर्स को अगर आपने जैसे माइनस बी को मल्टीप्लाई किया है एक्स के से, जो उसका आंसर है वो किसके बराबर है प्रोडक्ट, मतलब कि ज़रब के किसके जमा या तफरीक ऑफ सेंटर वैल्यूज़। आपने जो सेंटर वैल्यूज़ को प्रोडक्ट लिया है उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास वैल्यू आई है वो वैल्यू किसके बराबर है इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के, दोनों नंबर्स को ज़रब करने से जो आ रहा है उस वैल्यू के।
देखिएगा इतने हिस्से में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आया है, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ पर x है गया और यहाँ पर -5। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है 4, तो हम यहाँ से +4 कॉमन ले लेंगे। जब +4 कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गया x -5। और हमेशा याद रखिएगा, हमें पता अगर ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज सेम होंगी तभी हमारी फैक्टराइजेशन सही होगी, वरना गलत होगी। अगर सपोज करें यहाँ पर x -5 आ गया और यहाँ पर x +5, तब भी हमारी फैक्टराइजेशन कन्फर्म है गलत होगी। ठीक है, तो आपने फैक्टराइजेशन करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने फैक्टर बना लिए तो कॉमन ले इस तरह लीजिएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू बन रही हो वही वैल्यू इधर भी बने। ठीक है, आगे देखिएगा, अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होंगी उनको एक बार लिख लें। जैसे ब्लू में जो x -5 लिखा था उसको मैंने एक बार लिख लिया, फिर ब्रैकेट के बाद जैसे लिखा हुआ है x +4, तो इसको मैंने एक फैक्टर अलग बना लिया। तो वही लॉजिक यूज़ हो रहा है कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई आ रहे हो और आपके बराबर के एक तरफ 0 हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म्स असल में फैक्टर हैं। तो क्या करोगे, इनको आप 0 के इक्वल रखोगे बारी बारी। जैसे x -5 को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x का क्या आंसर आ जाएगा, x = 5। इसी तरह अगर मैं x +4 को रखता हूँ 0 के इक्वल, +4 है बराबर के दूसरी तरफ जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पर हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो हमारे पास इक्वेशंस के आंसर में क्या आ जाएगा, 5, -4। तो इस तरह बच्चों ये मिड टर्म ब्रेकिंग की जाती है। ये मिड टर्म ब्रेकिंग बच्चों अपने जहन में रखिएगा, बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। तो ये आपका आंसर है बच्चों। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। काइंडली बच्चों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।